अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज से हम नाइन्थ क्लास का फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। डेली बेसिस पे इसके एक एक कंटेंट को लिया करेंगे और उसको जो है वो अच्छे से पढ़ा करेंगे। साथ ही साथ हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। जो भी एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन उस टॉपिक में या कंटेंट में से बनता हुआ तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। आज जो है वो हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो भी अच्छे से पढ़ेंगे। पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं और इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो जो भी इसमें मटेरियल मैंने यूज़ किया है वो सारा नाइन्थ क्लास की जो बुक है वहीं से लिया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो डेफिनेशन है वो साइंस की डेफिनेशन है, फिर केमिस्ट्री की डेफिनेशन है और फिर हमारे पास कुछ उसकी इम्पोर्टेंस और डेली लाइफ में जो उसका रोल है उसके बारे में बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं साइंस से। साइंस द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। हमारे पास साइंस जो है वो हमारे पास एक इल्म है जो दुनिया की समझ अता करता है एंड हाउ इट वर्क, और ये कैसे काम मतलब हमारे पास दुनिया में कैसे काम होते हैं। ये जो हमारे पास सारा इल्म जो है वो हमारे पास क्या है, साइंस। साइंस हमारे पास एक इल्म है जो हमें दुनिया को मतलब बताती है कि हम दुनिया को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, दुनिया की समझ अता करती है और इसमें काम कैसे होते हैं वो हमें समझाती है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, ब्रांच है साइंस की जो डील करती है किसके साथ, कंपोजिशन के साथ। मतलब हमारे पास मैटर कैसे बना है, उसमें कौन कौन से एटम है, ये सारा कुछ। स्ट्रक्चर मतलब वो उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूबिक है या उसमें कोई और तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है। प्रॉपर्टीज़ मतलब उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये कि वो दिखता कैसा है। ठीक है, मैटर जो है वो दिखता कैसा है, वो सॉलिड है। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ये मतलब है कि उसमें कौन कौन से, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है। ये तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। और जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करें तो इसमें हमारे पास कौन से एटम मौजूद हैं, मतलब वो एटम कैसे रिएक्ट करते हैं, उसमें कौन सा बॉन्ड मौजूद है। तो ये थोड़ा हाई लेवल की बातें हैं, लेकिन ये कि वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मैटर। मतलब कि जो हमारे पास मैटर है, मैटर मतलब कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जो रिएक्शन होता है किसी भी चीज़ मतलब अगर दो चीज़ें वो आपस में रिएक्ट करती हैं ना केमिकली, तो हम ये कहते हैं कि उनके दरमियान जो है वो रिएक्शन हो रहा है और एक नई चीज़ बन रही है। ठीक है, तो हमारे पास केमिस्ट्री जो है साइंस की वो ब्रांच है जो कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और रिएक्शन ऑफ मैटर के बारे में हमें बताती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस एंड रोल। ठीक है, हमारे पास केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखती है, हम उससे क्या चीज़ हमें मिली है, कौन से हमारे पास उसमें जो है वो बेनिफिट मिले हैं या कौन सा हमें नुकसान हुआ है। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। केमिस्ट्री विच डील्स विद द एवरी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब हमारे पास जो केमिस्ट्री है वो ज़िंदगी के हर पहलू से वो ताल्लुक़ रखती है या डील उसे करती है। फ्रूट ऑफ एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट आर, मतलब जो हमारे पास केमिस्ट्री पढ़ते हैं या केमिस्ट्री को अप्लाई करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, केमिस्ट। ठीक है, उनकी जो काविशों से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, मतलब कौन सी चीज़ हमें बेनिफिट दे रही है जो उन्होंने बनाई है, वो क्या है, मेडिसन, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स एंड पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। ठीक है, ये सारे जो हमारे पास जो हैं मेडिसिन, जैसे कि हम जब बीमार होते हैं मेडिसिन यूज़ करते हैं। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, जो चीज़ें हमारे पास पेट्रोल से बनती हैं। ठीक या पेट्रोल जैसे कि हमारे पास पेट्रोलियम जेल, शायद इसका आपको इतना ज़्यादा ना पता हो तो आप ये देख लें। हमारे पास जो होती है शू पॉलिश होती है, वो भी हमारे पास पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में आती है। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास केमिस्ट बनाते हैं और ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, पेपर, पेंट्स, ये सारी जो चीज़, प्लास्टिक। ठीक है, ये सारा कुछ जो है हमारे पास हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। बट डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज हैज़ जनरेटेड टॉक्सिक वेस्ट, कंटेमिनेटेड वाटर एंड पोल्यूटेड एयर अराउंड अस।
देखें, जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं ना, तो उसका एक तो हमें अच्छा जो है इफ़ेक्ट मिलता है, या एक बुरा इफ़ेक्ट भी मिलता है, ठीक है? मतलब कोई भी चीज़ बनाएँ तो हमने देखना है कि हम कैसे किसी चीज़ को अपने लिए अच्छा बना सकते हैं। जब हम चीज़ को अच्छा बनाते हैं ना, साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बुरा भी बनता है। तो इसी तरह जब हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ में केमिकल्स बनाते हैं ना, जैसे मेडिसिन, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी बन जाती हैं जो हमारी एयर को, हमारे मतलब हमारी बॉडी को, हमारे वाटर को, हमारी मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट है ना, उसे थोड़ा डैमेज करती है। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती है। तो हम देख लेते हैं कि जब हम केमिकल्स बनाते हैं ना, तो हमारे पास टॉक्सिक वेस्ट बनता है। मतलब हमारे पास ना जो चीज़ें बच जाती हैं ना, जो हमारे काम की नहीं होती, उसमें हमारे पास ना कुछ केमिकल्स जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, ठीक है? जब कोई चीज़ की ज़्यादती हो जाए या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाती है, मतलब वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। तो इसी तरह हमारे पास जब भी हम केमिकल इंडस्ट्री में कुछ बनाते हैं, तो हमारे पास टॉक्सिक वेस्ट बनता है। कॉन्टेमिनेटेड वाटर का मतलब ये है कि वाटर में कुछ ऐसे केमिकल्स मिल जाते हैं जो उस वाटर को पीने के काबिल नहीं रहने देते, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर। तो हमारे पास पोल्यूटेड एयर का मतलब ये है कि हमारे एयर में जो है ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं जो हमें सांस लेने में दिक्कत, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस के मसाइल होते हैं, ठीक है? बंदे बंदे को इतनी ज़्यादा मतलब सांस लेने में मुश्किल आ जाती है, और साथ ही साथ जो है वो सांस की डिजीज़, मतलब कि एज़मा लोगों को हो जाता है, या इसके साथ डिफरेंट जो है वो मतलब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है। Chemistry also provides knowledge and techniques to improve our health, environment, and to explore and to conserve the natural resources. हमारे पास केमिस्ट्री, जैसे कि मैंने बताया कि वो हमें अगर नुकसान देती है तो हमें फ़ायदा भी देती है। तो हमारे पास केमिस्ट्री जो है वो हमें इल्म देती है, और साथ ही साथ हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स, मतलब तरीके बताती है कि जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को और अपनी हेल्थ को, मतलब अपनी सेहत को और अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं, और इसको मतलब दूसरे जो इन्वायरमेंट्स हैं उन तक भी पहुंचा सकते हैं। मतलब दूसरे इन्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास पानी है, पानी के अंदर जो है वो एक अलग दुनिया होती है जहाँ पे मछलियाँ हैं, वहाँ पे डिफरेंट तरह के पौधे होते हैं, डिफरेंट तरह के जानवर होते हैं। तो मतलब हम उनके रहन सहन को भी बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, तो जब हम प्लास्टिक बहुत ज़्यादा फेंक देते हैं, ठीक है, नदियों में, नालों में, तो अगर हम नदी की बात करें, तो वहाँ जो मछलियाँ होती हैं, वो प्लास्टिक उनके अंदर जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होती हैं, वो भी डैमेज होती हैं, वो बीमार हो जाती हैं। जब हम उन्हें खाते हैं तो हम भी बीमार हो जाते हैं। तो इस तरह के हम केमिस्ट्री से ऐसी टेक्निक्स यूज़ करके कि वो प्लास्टिक हम जो है उसे किसी अच्छे काम के लिए यूज़ कर लें, उसे हम फेंके नहीं, ठीक है? तो इस तरह हमें केमिस्ट्री बहुत सारी टेक्निक्स बताती हैं जिससे हम अपने एनवायरनमेंट के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब जैसे कि हमारे पास कोयला है, हमारे पास सुई गैस है, ठीक है? हम उन्हें क्या है, एनर्जी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम उनको भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हम तमाम ब्रांचेस जो हैं केमिस्ट्री की, उनको ना एक्सप्लेन करेंगे, मतलब अच्छे से स्टडी करेंगे, और उनकी एप्लीकेशन, जिसकी एप्लीकेशन बुक में मौजूद है, तो हम उसके एप्लीकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे ताकि पढ़ने में आपको आसानी रहे। तो देख लेते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इट इज़ अ फैक्ट दैट वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स। मतलब ये कि हकीकत है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, मतलब वो केमिकल की दुनिया है, ठीक है? तो अगर हम देखें तो हमारी हर तरफ केमिकल्स हैं। मतलब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, हम जब एक्सहेल करते हैं, मतलब जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो मतलब ये भी तो हमारे पास केमिकल ही है ना। वी ऑल डिपेंड अपॉन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर सर्वाइवल। वो ये कह रहा है कि हम जो है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे जानदार जो हैं, जिंदा जानदार जो हैं, उन पे डिपेंड करते हैं या हमें उनकी ज़रूरत होती है, जिनको मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ज़िंदा रहने के लिए पानी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है।
वो ये कह रहा है कि वी ऑल डिपेंड अपॉन, मतलब हम सब उन जिंदा जानवरों पर इन्हसार करते हैं जिनको ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए पानी की, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है। केमिस्ट्री हैज़ अ वाइड स्कोप इन ऑल एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ एंड इज सर्विंग द ह्यूमैनिटी डे एंड नाइट। मतलब हमारे पास केमिस्ट्री जो है उसका स्कोप हमारे पास बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़िंदगी के हर शोबे में उसका स्कोप है और बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे पास जो केमिस्ट्री है वो हमें दिन रात जो है हमें हमारी खिदमत कर रही है। ठीक है। केमिस्ट्री, जैसे कि केमिस्ट हैं वो मेडिसिन बना रहे हैं, तो वो हम जब यूज़ करते हैं हम सही हो जाते हैं, हमारी बीमारी सही हो जाती है, तो इसका मतलब वो हमें सर्व कर रहे हैं ना, हम हमारी खिदमत ही कर रहे हैं ना, हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास दिन रात जो केमिस्ट्री है वो हमारी क्या है, हेल्प कर रही है। पहले हमने जो है केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज हैं उसका मेन पर्पस क्या था वो पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मेन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री कौन कौन सी है। फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, नेम से ही हमें पता चल जाता है कि जो चीज़ है वो किससे रिलेट कर रही है। फिजिकल का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो हम आँख से देख सकते हैं। ठीक है। मतलब किसी चीज़ को भी टच कर सकते हैं। फिजिकल चीज़ ऐसी होती है। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंज इन दैम। वो ये कह रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, मतलब सॉरी, फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का जो रिलेशनशिप है आपस में, वो उसे डील करती है। कि मतलब हमारे पास जो कंपोजिशन और हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो मैटर हैं उनके दरमियान जो भी रिलेशन है वो किस में स्टडी किया जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री में। और इसके साथ साथ इन दोनों का जो रिलेशन है इसको भी स्टडी करते हैं, और इसके साथ साथ हम किसको स्टडी करते हैं, इनमें जो चेंज आ रहा है। मतलब हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें नज़र आ जाती हैं, जैसे कि कोई चीज़ है सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमें देखने से पता चल जाता है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हम जैसे कि कलर हो गया। ठीक है। वो इसकी फिजिकल किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है। और हम कुछ ऐसी चीज़ होती है जब हमने हीट करते हैं ना तो उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब उनमें जो चेंज आ रहा होता है उसको भी हम किस में स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। मैं इसे जो है एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में कंपोजिशन ऑफ मैटर और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और इनमें जो चेंज आ रहा होता है उनके रिलेशनशिप को डील करती हैं। ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब जिन प्रॉपर्टीज़ को जो है हम स्टडी करते हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब पहले हमारे पास एक एटम होता है। ठीक है। एटम मिलके हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है। इसी तरह वो ये कह रहा है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में जो है वो हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्या मतलब है कि एटम में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये हो गया। और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या मतलब ये है कि हमारे पास मॉलिक्यूल में कितने एटम मौजूद हैं, कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो उस मॉलिक्यूल को बनने में जो है वो इस्तेमाल हो रहा है या हेल्प कर रहा है। बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑफ मैटर। सबसे पहले हमारे पास लिक्विड, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड का आपको पता होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर की वजह से उसे क्या है, उस पर इफेक्ट आ रहा है। और रेडिएशन का मतलब शुआएँ होती हैं। ठीक है। एक मैटर है, मतलब बिहेवियर ऑफ गैसेस, वो इस सारे जो सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको स्टडी करते हैं। और साथ ही साथ टेम्परेचर या फिर शुआओं की वजह से मैटर पे क्या इफ़ेक्ट होता है, हम इसको स्टडी करते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम बेसिकली जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करते हैं, मैटर की, उनकी कंपोजिशन का बताते हैं, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का बिहेवियर क्या है, और टेम्परेचर और रेडिएशन जो है वो इन पे क्या इफ़ेक्ट रखती हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या था, फिज़िकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली हमारे पास हाइड्रोजन और जो कार्बन होते हैं ना, इन पे बेस करती है। ठीक है। तो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आए तो हम वहीं पे समझ जाएंगे कि इसमें हमारे पास कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, ये दो चीज़ें लाजमी होंगी। Organic chemistry, the study of equivalent compounds
ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाँ, जब हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन मतलब मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं ना, क्यूबिलेंट मतलब कंपाउंड जो होते हैं इनके, वो हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, हम उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस चीज़ की स्टडी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडी इन विच वी स्टडी द क्यूबिलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? इक्विवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और फिर इनके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब कि हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो इक्विवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके वजह से जो नए कंपाउंड बनते हैं, उनसे ही मतलब नए कंपाउंड बनते हैं, उन्हें हम डेरिवेटिव्स कह देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर नेचुरली एंड आल्सो सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हम वो नेचर से भी लेते हैं, मतलब नेचर में भी मौजूद है। इसके साथ साथ हम उन्हें लेबोरेटरीज में भी बना सकते हैं, मतलब डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से हम जो है वो इन्हें बना सकते हैं। ऑर्गेनिक इसकी जो एग्जांपल है वो है यूरिया। ठीक है, यूरिया जो फर्टिलाइज़र है हम अपने खेतों में वो यूज़ करते हैं, मतलब जो हमारे पास यूरिया खाद होती है वो इसका जो है वो इसकी एग्जांपल है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट determine the structure and properties of naturally occurring as well as synthesized compound। जो हमारे पास केमिस्ट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट, मतलब जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर रिसर्च की होती है, वो ऑर्गेनिक को समझता है, तो वो क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है, मतलब वो मालूम करता है स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़, जो कि हमारे पास उन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को मतलब जांचता है या जानने की कोशिश करता है, या हमें बताता है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि हमारे पास वो कौन से कंपाउंड होते हैं, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, और साथ ही साथ हमारे पास जो सिंथेसाइज कंपाउंड है, मतलब वो दोनों जो कुदरती तौर पे होता है या फिर हम खुद बनाते हैं, वो दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को हमें बताता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका स्कोप देख लेते हैं हमारे पास, मतलब इनका क्या स्कोप है, या इसकी केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका क्या स्कोप है। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम मतलब हमारे पास जो पेट्रोल निकलता है ना या कोयला निकलता है ना, तो उसके साथ हमारे पास डिफरेंट जो है वो पेट्रोलियम टाइप चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, हम जब जो देखते हैं ना कि हमारे पास पेट्रोल है, तो हमारे पास सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। हम इनको ना मतलब अलग अलग करके फिर बताते हैं कि ये हमारे पास पेट्रोल है, ये हमारे पास डीजल है। मतलब हमने अक्सर सुना होता है, ठीक है, कि हम बड़ी गाड़ियों में डीजल यूज़ करते हैं और पेट्रोल जो है हम छोटी गाड़ियों में या फिर बाइक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास पेट्रोलियम होता है। पेट्रोकेमिकल, ठीक है, केमिकल्स जो होते हैं पेट्रोकेमिकल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास पेट्रोल और ये सारी चीज़ें हैं, ये भी हमारे पास पेट्रोकेमिकल्स में ही आ जाता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें हमारे पास जो है वो ये जो मेडिसन बनती हैं। ठीक है, ये हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सपेक्ट दोज कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मेन चीज़ ये कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक के जो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अलावा हर कंपाउंड को पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स मतलब होते हैं, हाइड्रोजन या कार्बन होते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन्स या फिर उनके डेरिवेटिव्स, ये नहीं होते। इसके अलावा तमाम जो है वो केमिकल जो है वो हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यानी कि हम इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा तमाम कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, उनके जो है बेसिक यही है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता। इसकी एप्लीकेशन हमारे पास है केमिकल इंडस्ट्रीज लाइक ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक, मेटलर्जी। मतलब ये जो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो किन इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती हैं, ये या जो इनऑर्गेनिक हमारे पास मटेरियल है वो किन इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं,
ग्लास इंडस्ट्रीज़ में, सीमेंट इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री मतलब ग्लास की जो इंडस्ट्री जहाँ पे हमारे पास ग्लास बनता है, सीमेंट बनता है। सिरेमिक इंडस्ट्री, सिरेमिक वो होते हैं जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर्स में चिप्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट चिप्स होती हैं। या फिर हमने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम किसी भी मशीन को खोलते हैं तो उसमें एक बोर्ड सा होता है, उस पे ना वो थोड़ा जो है वो स्किन से कलर का, ठीक है, ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, और उस पे जो है वो ग्रीन सा एक चढ़ा हुआ होता है, लेबल सा चढ़ा हुआ होता है, ठीक है, मतलब उसे कवर किया होता है। तो वो जो होता है वो सिरेमिक होता है, वो हमारे पास जो है वो सिलिकॉन यानी कि रेत से बनता है, ठीक है। और मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम और हमारे पास जो है वो ज़मीन से जो इम्प्योर मतलब कि ना खालस मिनरल्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं ना, उनसे हम जो है वो मेटल्स को अलग करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए, ठीक है। वो हमारे पास जो है वो मेटलर्जी होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मतलब हमें नाम से ही पता है कि ये बायो, तो इसका मतलब ये ज़िंदगी से, मतलब बायो यानी लाइफ से रिलेटेड है। तो हम इसमें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास जिंदा जानदार होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे पास बायोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस, जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, और उनके स्ट्रक्चर और उनके जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें जो सब्सटेंस मौजूद होती हैं, ठीक है, उनका स्टडी करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास इसमें हम जो स्टडी करते हैं बेसिकली क्या चीज़ होती है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस, मतलब हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, कंपोजिशन स्टडी करते हैं, और केमिकल रिएक्शन उन सब्सटेंस का स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती हैं। इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायो molecules like carbohydrates, protein and fats। ये जो है मतलब जो बायोकेमिस्ट्री है ये काफ़ी जो केमिकल प्रोसेसेस हैं, मतलब जो हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती हैं वो इनको कवर करती है, जैसे कि सिंथेसिस होती है और मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मतलब हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कैसे बनते हैं, या मतलब उनका क्या रोल है, उनका क्या प्रोसीजर है, वो सारा कुछ हम जो है वो बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। हमारे पास जो है बायोमोलिक्यूल्स कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री इमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन which when scientists began to study how living things obtained energy from food and how the fundamental biological changes occur during a disease, ठीक है। वो ये कह रहा है कि हमारे पास जब भी साइंसदानों ने इसे स्टडी किया ना तो हमारे पास बायो केमिस्ट्री जो है वो एक अलग ही डिसिप्लिन, मतलब एक अलग ही जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे जो है वो सामने आई है, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि हम जो है फूड से कैसे एनर्जी हासिल कर सकते हैं, मतलब हम खाना खाते हैं और हमें एनर्जी मिल जाती है, कैसे सारा कुछ होता है। और इसके साथ साथ जो है अगर हम अपने बायोलॉजिकल जो है वो चीज़ों में चेंज लाने की कोशिश करेंगे, मतलब जो हमारे पास से नेचर अकरिंग है, जैसे हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो इसके दौरान हमें कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, तो ये सारा कुछ जो स्टडी होता है वो बायोकेमिस्ट्री में स्टडी होता है। इसकी एप्लीकेशन है मेडिसन, फूड साइंस, एग्रीकल्चर, जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है उसकी एप्लीकेशन क्या है, किन किन शोबों में है, मेडिसन में है, फूड साइंस में है और एग्रीकल्चर में है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मतलब यह कि ये इंडस्ट्री से डील करती है, डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स कंपाउंड और कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल मतलब जो हमारे पास इंडस्ट्रियल स्केल पे, मतलब इंडस्ट्रीज जो है उस लेवल पे हम जो है केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग से ये डील करती है कि जो हम कंपाउंड्स बनाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे
ये उनसे डील करती है। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स, मतलब ये डील करती है जो हम बेसिक केमिकल्स बनाते हैं। कौन से केमिकल बनाते हैं वो ये है ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ये वाले जो सारे केमिकल्स हैं जो हैं, ये वाली जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है वो उनसे डील करती है। ठीक है। दीज केमिकल प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट्स एंड पेपर। मतलब ये वाले जो सारे हैं, ये केमिकल जो हैं ये रॉ एज अ रॉ मटेरियल जो हैं वो यूज़ होते हैं इस इंडस्ट्री में। किन इंडस्ट्रीज़ में? फर्टिलाइज़र, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और पेंट्स और पेपर वगैरह बनाने में। ठीक है। इन सब को बनाने के लिए ये वाले जो सारे मटेरियल जो हैं एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का मतलब है कि जो भी हमारे पास इन्वायरमेंट में हो रहा है वो केमिस्ट्री की ये ब्रांच इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये इन्वायरमेंट से डील करती होगी। इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड द इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, इसमें हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास इन्वायरमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन सी गैसेस हैं और हमारे इन्वायरमेंट में एयर कैसी है, पोल्यूटेड है या पोल्यूटेड नहीं है। और इसी के साथ साथ है इन मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है। जैसे कि हमने इंडस्ट्रीज़ की बात की थी कि वहाँ से केमिकल निकलता है तो वो जो एयर है उसे पल्यूट कर देता है, तो ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटी ही ना, इंसान ही तो अपने लिए केमिकल्स जो है वो बनाता है, तो उन केमिकल के नतीजे में जो है वो गैसेस जो है निकलती हैं और वो हमारी इन्वायरमेंट को ख़राब करती हैं। इसके साथ है इट इज़ रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉयल, वाटर। ठीक है। ये तमाम जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री उनके साथ रिलेट करती है। बायोलॉजी हमारे पास ज़िंदा जानदारों की स्टडी है। जियोलॉजी ज़मीन के मतलब है। इकोलॉजी जो हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास स्पीशीज़ होती हैं वो आपस में कैसे रहती हैं। ठीक है। मतलब डिफरेंट इकोसिस्टम जो होते हैं वो आपस में कैसे जो है वो रिलेशनशिप कायम करते हैं। हमारे पास सॉइल है तो मट्टी, मतलब मट्टी भी हमारे पास मतलब एक अलग स्टडी है, मतलब मट्टी में भी जानदार हैं, मतलब ज़िंदगी एक पाई जाती है मिट्टी में भी। ठीक है। और वाटर पानी, मतलब पानी में भी तो मतलब मछलियाँ वगैरह रहती हैं, तो ये जो हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है वो इन इस केमिस्ट्री की इन ब्रांचेस से भी ताल्लुक़ रखती है। नेक्स्ट और हमारे पास जो लास्ट है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये जो है डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। तो मतलब ये है कि सिंपली हमें समझ आ रहा है कि एनालिटिकल है तो मतलब ये एनालिसिस से रिलेटेड है। तो उसने ये कहा है कि हमारे पास केमिस्ट्री की ये वो ब्रांच है जो कि सेपरेशन, मतलब हमारे पास सेपरेशन किसकी करनी है, हमने कंपाउंड्स की। ठीक, कंपाउंड में जो जो कंपोनेंट है उनकी सेपरेशन, और इसके साथ साथ हमारे पास जो सैंपल हमें दिया गया है उस सैंपल के एनालिसिस, ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें उसके कंपोनेंट्स को, ये उससे रिलेटेड है। सेपरेशन हमारे पास जो कंपोनेंट्स जो सैंपल दिया गया है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए और उसको एनालिसिस करने के लिए, मतलब ये कि उसका तजर्बा करने के लिए कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं और इन कंपोनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। द सेपरेशन इज़ कैरिड आउट प्रायर टू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब इसमें जो दो बेसिक चीज़ें हैं वो है सेपरेशन में वो होता है जब सेपरेशन हो जाती है तो इसमें दो बेसिक चीज़ें आती हैं, एक आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। हमारे पास जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसमें हम प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कंपोजिशन ऑफ अ केमिकल स्पीशीज़। मतलब क्वालिटेटिव में हम जो है किसी भी चीज़ की क्वालिटी, मतलब क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में हम बताते हैं। ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब हम जो भी एनालिसिस करेंगे उसमें हम ये बताएंगे कि कौन सी सब्सटेंस में कौन सा कंपोनेंट जो है वो क्या जो है वो क्वालिटी रखता है। ठीक है।
तो प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब एक सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी है उसके बारे में बताता है कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो कौन क्या है। जैसे कि हम वाटर अगर लें तो हम उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास H2O है। हाँ, अगर हम लें तो H2O है, ये हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है। हमने इसे सेपरेट करना है, तो जब हम इसे सेपरेट करेंगे हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें कैसे पता चला ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, हमें एनालिसिस से पता चला। हमने डिफरेंट इस पे रिएक्शंस लगाए, केमिकल टेक्निक्स यूज़ की, इसके रिएक्शंस करवाए, जिससे हमें पता चला कि इसमें हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये वाला जो एनालिसिस है कि हमें जिससे पता चला कि इसमें कौन कौन सी क्वालिटी के है एलिमेंट या एटम मौजूद हैं, वो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो वो क्या हुए हैं, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस हुआ। क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल। तो हमारे पास जो क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी से रिलेटेड एनालिसिस होते हैं, तो हमारे पास जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो हमें बताते हैं कि हर जो हमारे पास जो सैंपल दिया गया था उसमें कौन सा कंपोनेंट कितनी अमाउंट में यूज़ हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। जैसे कि वाटर है और ऑक्सीजन, अगर हम इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें तो हमें ये पता चलेगा कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम जो हैं वो यूज़ हुए हैं, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम यूज़ हुआ है। तो ये हुआ इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर फूड वाटर इन्वायरमेंट एंड केमिकल सॉरी क्लिनिकल एनालिसिस। तो हमारे पास इस जो ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसका स्कोप क्या है कि इस ब्रांच का जो स्कोप है वो हमारे पास किस चीज़ में है, फूड में है, वाटर में है, इन्वायरमेंट में है, और साथ ही साथ हम क्लिनिकल एनालिसिस मतलब हम खून का एक हम हमारे पास मतलब एक ब्लड सैंपल है, हमने उसका एनालिसिस करवाना है। तो हम क्लिनिक में जाते हैं ना कि वहाँ हम हमारे पास डिफरेंट मशीन होती हैं उस उन लोगों के पास, तो वो उन मशीन्स के ज़रिए जो है वो हमें एनालिसिस करके देते हैं। वो सारा कुछ जो होता है उसमें भी जो हमारे पास जो है केमिस्ट्री ही यूज़ हो रही होती है, और इन सब चीज़ों उसका एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास जो था वो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री थी, जिन्हें हमने वन बाय वन स्टडी किया, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इसके अलावा हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मतलब तमाम ब्रांचेस को अच्छे से पढ़ा, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ समझ ना आई हो या मुश्किल लगी हो तो लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा, ताकि मैं आपके लिए जो है उस चीज़ को आसान कर दूँ। और अगर कोई आपकी जो है सजेशन हो, ठीक है, चीज़ों को ज़्यादा इजी करने में, तो वो भी बता दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो तमाम एप्लीकेशंस हैं इनकी डेफिनेशंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। या तो ये जो है एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछी जा सकती हैं, नहीं तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एक आधा लाजमी आ जाता होता है। इसके साथ साथ ये तमाम अगर हम देखें तो एक्सप्लेनेशन के तौर पे बात करें तो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इनकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ ये है कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत कम क्वेश्चन आता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप इसे लाजमी तैयार कीजिएगा। तमाम जो ब्रांचेस हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको लाजमी याद कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।